एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये लास्ट पार्ट होगा। तो अब इस वाले हमने जो है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज तक कर लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में क्या होता है कि हम टेस्ट करते हैं कि होमोस्टैटिक कंट्रोल को टेस्ट किया जा सके कि बॉडी में या किस पर्सन की बॉडी में कितना ज़्यादा होमोस्टैटिक कंट्रोल है। जिस तरह कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जितना ज़्यादा गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम होगा बॉडी इतने अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या हमें पता कैसे चलता है कि एक्सरसाइजेज जैसे वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हो गई या फुल बॉडी स्ट्रेच हो गया या हमने प्लैंक करवा लिया, समथिंग लाइक दैट। अगर हम इससे की कोई एक्सरसाइजेज करवाते हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं एक्सरसाइज करते हैं, पेशेंट्स नहीं क्लाइंट्स की बात हो रही है, और पेशेंट्स और क्लाइंट्स का डिफरेंस आपको पता ही होगा। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं जब वो इस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे होते हैं। तो जब आप कोई वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हैं इसमें आपकी पोटेंशियल ज़्यादा लग रही होती है, तो आपकी बॉडी को एक साथ बहुत सारी ड्यूटीज़ करने को मिलती हैं और बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक ड्रामेटिक चेंज से गुजरना पड़ता है और वो एक जादू की तरह जब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल, जब आपकी बॉडी में जो है वो मस्कुलर चेंजेस आते हैं, जब आप हैवी लोड जो है वो उठाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपका एक एक सेल जो है वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको उस वक्त वेट उठाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होती है। तो जब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसके साथ साथ जो है बॉडी हीट भी प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में, और उस हीट से हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो बैरोरिसेप्टर है उसके मैकेनिज्म को मज़ीद सेंसिटिव और एक्टिव कर देती है। और फिर यहाँ पर जो है आपकी बॉडी की स्टीडी स्टेट जो है मेंटेन नहीं रह सकती। स्टीडी स्टेट हमने जो है वो लास्ट वाले में पढ़ा था कि एक हाई टेम्परेचर पे पहुँचने के बाद आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो जब आप कंटिन्यूसली उस हैवी एक्सरसाइज को कर रहे हैं जिसमें आपको वेट को उठाते हुए भी और रखते हुए भी जो है वो काफ़ी पेन हो रहा है और आपकी बॉडी से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और आप जो है वो तकरीबन दांत भी दबा रहे हैं अपने और आंखें भी बंद कर रहे हैं और आपका पसीना छूट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी को बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो इन चेंजेस को जो है वो बर्दाश्त कर सके और आपको जो है बेहोश होने से बचाए ना। हम देखते हैं कि बाज़ लोग एक्सरसाइज करते हुए बेहोश हो जाते हैं, धूप में खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, तो इस किस्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स भी जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, बॉडी हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली इनहेल ज़्यादा होगा तो एक्सहेल भी ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो फिर आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी तो फिर आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो फिर जो आपका जो बॉडी के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिकली जो प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी जो है वो उसको भी ठिकाने लगाने के लिए मेहनत करेगी। तो ये जो सारा बॉडी कंट्रोल सिस्टम है ये बहुत समझ लें कि हमने कहा था कि 60 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 20 मिनट के अंदर अंदर जो शुरुआती 20 मिनट होते हैं जो आपका वार्म अप का टाइम होता है, जिसमें आप ब्रेन में भी प्रिपेयर कर होते हैं वार्म अप के टाइम के, वार्म अप कर लूँ उसके बाद मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उस दौरान विदिन 20 मिनट्स आपकी बॉडी इन ड्रास्टिक चेंजेस से गुजर के अल्ट्रेशन को करती है और आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की सारी कोशिश करती है। अब ठीक है, इन स्ट्रिक्ट सेंस का यहाँ पर मतलब ये बनता है कि जो हमारे पास, हमने कहा था कि हमारे पास एक रेंज दी जाती है, उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनमें से अगर कोई भी नंबर आपकी बॉडी ने अटेन किया हुआ है तो वो नॉर्मल ही कहलाएगा। तो अगर हम देखें कि अगर उस कैटेगरी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहीं जो है वो लाई नहीं करता जो हमें नॉर्मल बताया जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ऑब्वियसली फिर आपका टेम्परेचर वो नहीं होता जो आपको नॉर्मल बताया जाता है। तो फिर आपकी बॉडी होमोस्टेसिस में कैसे होगी, फिर वहाँ पे होमोस्टेसिस आ जाता है। फिर जब हम देखते हैं अपनी बॉडी को कि स्टेडी होमोस्टेसिस में या स्टेडी स्टेट में भी हमारी बॉडी जो है एक जगह रुकी हुई नहीं है, फ्लक्चुएशंस हो ही रही हैं, तो फिर उसको भी हमारी बॉडी जो है आगे हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन अडेप्ट कर ली थी उन चेंजेस को भी। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक स्ट्रिक्ट सेंस में तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बॉडी में होमोस्टेसिस जो उससे मेंटेन किया हुआ है वाइल परफॉर्मिंग इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान की बात हो रही है, लेकिन किसी हद तक जो इंटरनल एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस हो रही होती है उसको कंट्रोल करने में जो है वो काफ़ी मददगार रहता है। तो अब एक्सरसाइजेज जो हम टेस्ट करने के लिए करते हैं, मैंने आपको बताया कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होती हैं, और इसके बारे में जो है चैप्टर नंबर 4 में ये कह रहा है कि हम जो है ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज सर्कुलेटरी चेंजेस, पल्मोनरी चेंजेस, वेंटिलेशन के चेंज, ऑक्सीजन के चेंजेस, और मसल्स के अंदर मसल स्पाइनल्स पे जो है स्ट्रेस का आना, ये सारे चेंजेस एक साथ हो रहे होते हैं और उन सबको एक साथ मुंह दे रहा होता है कौन सा सिस्टम, आपका होमोस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक साथ जो है वो इसको बर्दाश्त कर रहा होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था
अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि एक्सरसाइज किस तरीके से आपके होमोस्टैटिक कंट्रोल को जो बेहतर करती है। एक्सरसाइज ऑब्वियसली जब एक नॉर्मल बंदा है वो थोड़ा से 4-5 दफ़ा सीढ़ी चढ़ता है, उतरते है और थक जाता है। और एक बंदा जिम करता है और वो उसके मसल्स ने और उसके जो लंग्स हैं उन्होंने इतना भारी भारी सांस इनहेल और एक्सहेल करके अपने लंग्स को इतना अच्छा ट्रेन कर लिया है, और कंटिन्यूस हैवी ब्लड सप्लाई की वजह से उसका हार्ट भी इतने अच्छे से ट्रेन हो गया है कि अगर वो 15-20 दफ़ा भी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी सांस नहीं फूलेगी। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज ने एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट दिया है। अब हम उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि एडेप्टेशन है। द टर्म एडेप्टेशन रिफर्स टू अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल। यहाँ पर एडेप्टेशन का मतलब क्या कह रहा है कि आपके सेल्स के फंक्शन में जो है वो चेंज आना और उनके स्ट्रक्चर में चेंज आना। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में जो मैंने काइनेसियोलॉजी की जो पूरी बुक डीना गार्डनर अपलोड की हुई है उसमें मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी मैराथन रनर का हार्ट देखेंगे और जब हम किसी हार्ट अटैक के पेशेंट का हार्ट देखेंगे, एनाटमी में डायसेक्शन करेंगे, तो आप जो है वो दोनों हार्ट्स में फ़र्क नहीं बता सकेंगे कि कौन सा हार्ट जो है वो हार्ट अटैक वाले का है और कौन सा हार्ट जो है मैराथन रनर का है। क्यों? अब देखें, मैराथन रनर ने तो भाई 5 साल भी 6 साल जो है वो उसने रनिंग करके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, मैंने कल भी बात की थी कि हम एक एक दिन जो है वो 60 मिनट भागेंगे, अगले दिन 61 मिनट भागेंगे, उसके बाद 62 मिनट 60 मिनट या 20 मिनट भागेंगे, फिर अगले दिन आप 21 मिनट भागेंगे, उसके बाद आप 22 मिनट भागेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर इंड्योरेंस आती जाएगी, आपकी बॉडी अडेप्ट करती रहेगी चेंजेस को, और आपकी जो पावर है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ता रहेगा। इन दिस, इसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। इन द सेम सेंस जब हम किसी मैराथन रनर को देखते हैं, किसी एथलीट को देखते हैं, तो उसकी बॉडी भी जब वो 5 साल 6 साल ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो आप सोचें कि रोज़ाना अगर आप 1 मिनट भी बढ़ाते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो पूरे 2 या 3 साल जब वो ट्रेनिंग करता है तो उसका हार्ट जो है वो कितने आला मुकाम पे जो है वो अडेप्टेशन के कितने आला मुकाम पे पहुंच गया होगा। तो उसका हार्ट का स्ट्रक्चर और हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर कितना डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे अडेप्टेशन में जो स्ट्रक्चर की बात की है मैंने, इसलिए आपको एग्जांपल दी है कि उसके हार्ट के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आ गया होगा कि वो जब इतनी ज़ोर से भागता होगा, ऑब्वियसली फिर उसको सांस भी ज़ोर ज़ोर से लेने की ज़रूरत पड़ती होगी, उसकी मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन की और ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी ताकि सर्कुलेशन जो है सही से चल सके। तो उसके हार्ट को भी ज़्यादा ब्लड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा क्वान्टिटी में पम्प करना पड़ता होगा, जिसकी वजह से इतने चेंजेस आ जाते हैं। अब ये तो मैराथन रनर था, तो उसका हार्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस की वजह से माइनर चेंजेस की वजह से एक एक फाइबर में चेंज आता रहा और उसका हार्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड एक साथ सप्लाई करने की पावर भी आ गई, और उसके लंग्स भी जो है वो इस काबिल हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए कि वो फुल स्पीड से भागता भी है और वो बिल्कुल सेहतमंद भी रहता है। अब यहाँ पर दूसरे वाइस वर्सा जब हम इसको करके देखते हैं, तो एक नॉर्मल सा बंदा जब उसकी बॉडी थक गई या उसको हार्ट अटैक हुआ, तो उसके सारे चैम्बर्स में, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक किसी या एक चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल में एक इन्फार्क्शन हुआ ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से, और वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो एक तो जो है वो कंडीशन के हार्ट बर्दाश्त नहीं कर सका, सडनली हुआ, और दूसरी थी अडेप्टेशन। दोनों में स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहा हार्ट का, लेकिन एक की डेथ हो गई, दूसरा हेल्दी है। एडेप्टेशन से इतना फ़र्क आ जाता है। तो अगर कोई चेंज सडनली होता है तो उसको हम एडेप्टेशन नहीं कहते, उसको हम शॉक कहते हैं, जिस तरह हम उसको हार्ट अटैक कह रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है एडेप्टेशन पे काम करती है, और ये एडेप्टेशन बहुत स्लो प्रोसीजर है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी जो है वो, हम कुछ भी कर रहे होते हैं कोई नई चीज़, तो उसके ऊपर गेन हासिल कर लेती है, कंट्रोल गेन, और उसके बाद हम उसको हमारी हेल्प के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को कि जब उन्होंने वेट गेन करना होता है तो एक्सरसाइज करके गेन भी कर लेते हैं, और जब लूज़ करना होता है तो एक्सरसाइज करके लूज़ भी कर लेते हैं। तो जो लोग जिस बॉडी पार्ट की ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो ज़्यादा इन्हांस हो रहा होता है और वो ज़्यादा अच्छे से बिल्ट होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर से मसल लगवा ली, चलो मैं 2 किलो मसल लगवा के आता हूँ। वो जो मसल पहले से मौजूद होते हैं वो उन्हीं को ट्रेन करके बेहतर कंडीशन में ला रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक्सरसाइज हमारा होमोस्टैटिक कंट्रोल बेहतर करती है कि भाई मैं रोज़ ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपनी बॉडी को वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रही हूँ जो है वो आम बंदे का नहीं है। तो मेरी बॉडी को रोज़ाना जो है वो उस मैकेनिज़्म को, होमोस्टैटिक मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करना पड़ रहा है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो जब किसी दिन मुझे हद से ज़्यादा बुखार हो जाएगा या मैं बाज़ार में या बाहर कहीं थक जाऊँगी, तो मेरी बॉडी को परेशानी नहीं होगी कि वो मुझे किस तरह संभाले, मुझे वो बेहोश नहीं होने देगी, उल्टा वो मैकेनिज़्म जो मेरे पास पहले से था स्ट्रॉन्ग, वो मुझे बचा लेगा और मैं सुकून से घर आ जाऊँगी। इन द सेम चीज़ में
इन द सेम कंडीशन अगर कोई बंदा जिसको इस किस्म की किसी चीज़ की आदत ही नहीं है और उसकी बॉडी देखे अरे ये अचानक इतने टेम्परेचर में इसको गर्मी लग रही है और वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के पास होम्योस्टेटिक कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उस चीज़ का डिफरेंस बता रहा है। अब ये चेंजेस हम अडेप्ट किस तरीके से करते हैं कि अब हम या तो सेल इसमें उन्होंने जो है वो 4 चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेस। एक्सरसाइज क्या करती है कि सेलुलर चेंजेस को प्रमोट करती है। अब सेलुलर चेंजेस आपके लंग्स के भी होते हैं, हार्ट के भी होते हैं और मसल्स के भी होते हैं और ब्रेन के भी होते हैं। ब्रेन के कैसे होते हैं वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक जो हमने पढ़ा था एक हार्मोन होता है कैरेटीन, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में से वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब आपके डायलिसिस आपको जब करवाए जाते हैं तो जब आपके टेस्ट में यूरिन टेस्ट में केराटिन पॉजिटिव आ जाता है या ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो आपको डायलिसिस पे लगा दिया जाता है। लेकिन जब आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो भी आपकी बॉडी में केराटिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जब आप जिम कर रहे थे तो भी आपकी बॉडी में केराटिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल फाइबर्स टूटते हैं और उसके रिपेयर के लिए भी यही हार्मोन जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है एक्सरसाइज करने के दौरान, उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर रेगुलरली चेंज आ रहे होते हैं, वो चेंजेस सेलुलर लेवल पे होते हैं। ये चेंजेस आपके लंग्स में भी होते हैं, आपके हार्ट में भी होते हैं, आपके ब्लड में भी होते हैं और आपके मसल्स में भी होते हैं। अभी जो हम जो कहते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन का जो है वो ज़रिया होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है। तो भाई अगर मुझे सेलुलर लेवल पे चेंजेस लेकर आने हैं तो मुझे सेल में कोई सिग्नलिंग पहुँचानी पड़ेगी कि बॉडी पे इतना स्ट्रेस आ रहा है, सेल या तो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए या एक जैसा हो जाए या समथिंग। तो वो जो सेल सिग्नलिंग इस्तेमाल करता है सेलुलर चेंजेस के लिए या जिसको हम एडेप्टेशन कह रहे थे उसके लिए, तो वो बता रहा है कि 4 किस्म के होते हैं, 5 किस्म के सॉरी। कौन से होते हैं? इंट्राक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन और एंडोक्राइन। अब ये क्या करते हैं, जो इंट्राक्राइन सिग्नलिंग होती है वो विद इन द सेल होती है, मैसेंजर सेल आके और जो सेल है उसी के अंदर जो है वो चेंजेस करा रहा होता है कि भाई साहब आप जो है वो बड़े हो जाएं, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे प्रेशर दिया जा रहा है और मुझे प्रोटीन मिल रहा है और मैं अब जो है मुझे अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। या फिर आप श्रिंक हो जाएं क्योंकि आपके अंदर जितने भी फैट पड़ा हुआ है, डिपॉजिट पड़ा हुआ है, एटीपीज पड़ी हुई हैं, वो इस्तेमाल होने वाली हैं या समथिंग। दूसरा ये है इंट्राक्राइन, यानी केमिकल मैसेंजर ट्रिगर सिग्नल पाथवे। इंट्राक्राइन में विद इन द सेल होता है, ये जक्स्ट्राक्राइन में एडजेसेंट सेल जो बराबर वाला सेल है उससे चुगलीखोरी हो रही होती है केमिकल सिग्नल्स की। और ऑटोक्राइन के अंदर जो है वो विद इन द सेल हो रही होती है, लेकिन वो केमिकल मैसेजेस होते हैं जो बॉडी के किसी पार्ट से आकर उस सेल के ऊपर लग रहे होते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है डिटेल से, वो भी हम चलें उसको देख लेते हैं। ऑटोक्राइन signal occurs when a cell produces and releases a chemical message into extracellular fluid। जब कोई सेल जो है वो किसी केमिकल मैसेज को ECF में भेजता है। अब ECF में भेजने का मकसद क्या है कि ECF से घूम फिर कर जाकर जो उसका सेल है वहाँ जाकर वो काम उसको सरंजाम दे। पैराक्राइन क्या करता है, पैराक्राइन केमिकल मैसेजेस को नियर बाय सेल में भेजा। अच्छा, जस्टाक्राइन और पैराक्राइन में फ़र्क ये है कि जस्टाक्राइन एक बराबर वाले को जो है वो चुगलीखोरी कर रहा होता है, जबकि जो आपका पैराक्राइन है वो नियर बाय सेल जितने भी है ना उन सब के ऊपर इफेक्ट कर होते हैं। यानी कि सम सेल प्रोड्यूस सिग्नल्स दैट एक्ट लोकली और नियर बाय सेल्स, पैराक्राइन सिग्नल्स, जिसको हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नल्स, और ब्रिंग अबाउट अ कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसको हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे डिटेल से। एक होता है एंडोक्राइन, जो सब फाइनली सम सेल्स रिलीज केमिकल सिग्नल हार्मोन इनटू ब्लड एंड दीज हार्मोन्स आर कैरिड आउट थ्रू आउट द बॉडी। तो एंडोक्राइन में क्या होता है कि आपका जो हार्मोन है बॉडी वो केमिकल मैसेंजर जाता है सेल से और जहाँ उसको असर देना होता है वहाँ जाके असर करता है। यानी अगर मुझे वेजोडाइलेशन करानी है तो वेजोडाइलेशन के सिग्नल्स मेरे ब्लड वेसल्स के ऊपर जाने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वेजोडाइलेशन के सिग्नल्स मेरे नील पर आकर रुक जाएँ, ठीक है। तो ये एक लोकेशन पहले से डिफाइंड होती है और वहाँ जाकर जो भी अटैच हो रहा होता है। तो ये जो सिग्नल्स के जो तरीके का आ रहे हैं, इंट्राक्राइन, जस्टाक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन, ये 5 तरीके होते हैं कि जब सेल एडेप्टेशन कर रहा होता है तो इन पाँचों में से कोई एक तरीका है या पाँचों तरीके एक साथ जो है उस पर अमल करके जो वो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस को अडेप्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेस प्रोटीन असिस्ट इन द रेगुलेशन ऑफ सेलुलर होमोस्टेसिस। अब मैंने भी जिससे बात की कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के मसल फाइबर्स टूटते हैं। मसल फाइबर अगर टूट गए तो अभी हमने कहा कि सेलुलर चेंजेस आ रहे होते हैं और सेल्स मिलकर जो वो होमोस्टेसिस को बरकरार रखते हैं। तो अगर सेलुलर फाइबर टूट जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो होमोस्टेसिस है वो बरकरार नहीं रह सकेगा और उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो उसके लिए भी नेचर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस प्रोटीन। यानी कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं
या कोई हैवी काम करें जिसके दौरान आपके मसल फाइबर्स टूट रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी जो है वो एक सेलुलर लेवल पे प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस प्रोटीन हैं। ये क्या करती हैं कि ये उन टाइम, जिस तरह मैंने भी कहा ना कि कैरेटिन प्रोड्यूस कर रहा होता है हमारी बॉडी किस चीज़ के लिए, इसके रिपेयर के लिए, ताकि कैरेटिन क्या करता है कि जब भी आपने जितना भी आपने प्रोटीन खाया है उसको तोड़कर दोबारा से प्रोटीन बनाकर उसको आपकी बॉडी में डाल देगा, और जहाँ जहाँ पर आपको मसल फाइबर्स टूटे हुए हैं उसको रिपेयर होने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो टर्म जो आपके स्ट्रेस प्रोटीन बना रही होती है वो एक फैमिली होती है प्रोटीन की। स्ट्रेस प्रोटीन रेफर्स टू फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन सेल्स रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में ये प्रोटीन जो है प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हद से ज़्यादा बुखार हो गया है तब भी आपके प्रोटीन का डैमेज होने का खतरा है। आपकी बॉडी के पीएच लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया है, कम हो गया है, तब भी आपके प्रोटीन का डैमेज होने का खतरा है, बॉडी के प्रोटीन फाइबर्स का डैमेज होने का खतरा है। और अगर किसी रीज़न से जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा हो गए हैं तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स के डैमेज होने का खतरा है। तो इन सब कंडीशन के लिए हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमिलियर कौन से प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो है हीट शॉक प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ते ही प्रोड्यूस होते हैं। अब हीट शॉक प्रोटीन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि वो फीवर में भी काम आते हैं, हाई फीवर में भी। दूसरा ये कि एक्सरसाइज में भी काम आ रहे होते हैं। और वो जो जिस तरह मैंने बात की थी कि जो मजदूर लोग होते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं, जो आर्मी वाले ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी के जो सारे मसल्स हैं वो जो वो हर वक्त इस्तेमाल में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है, स्टोर भी होती है और यूज़ भी ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से। तो उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे पास प्रोटीन का जो लॉस हो रहा होता है उसको ऑन द स्पॉट कवर करने के लिए हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन उनकी बॉडी में ज़्यादा बन रहे होते हैं, एज वेल एज हमारी बॉडी में भी ज़्यादा बन रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं का होता है। तो हीट शॉक प्रोटीन्स विद इन द हार्ट एंड ट्रेन्ड स्केलेटल मसल्स, हीट शॉक प्रोटीन्स हमारे हार्ट में भी होते हैं और ट्रेन्ड स्केलेटल मसल्स मतलब वो जिससे मैंने अभी हार्ट की बात की थी कि एक एथलीट का हार्ट और एक हमारा हार्ट, उस तरीके से बात हो रही है कि जो रनर्स होते हैं उनके हार्ट में भी ये बन रहे होते हैं। ठीक है, हार्ट में भी और बाकी मसल्स में भी इस तरीके के प्रोटीन्स जो है वो अपना काम करते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स आर डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट following the observation that exposure of flies of heat stress result in the synthesis of selected proteins in the। ठीक है, ये बात हमने पहले से कर ली थी कि अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन हो जाए या ज़्यादा स्ट्रेस हम ले लें तो उसमें भी जो है वो ये स्ट्रेस प्रोटीन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमें जो है वो उस नुकसान से बचाते हैं जो नुकसान होमोस्टेसिस के प्रोसेस के रुकने की वजह से हो सकता है। ठीक है, हम अभी द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग हीट शॉक प्रोटीन बिगिंस विद द स्ट्रेसर दैट प्रमोट्स प्रोटीन डैमेज। वो स्ट्रेसर जो आपके प्रोटीन को डैमेज करता है, जैसे ही प्रोटीन डैमेज होना शुरू होते हैं उसी के साथ जो है हीट शॉक प्रोटीन का बनना स्टार्ट हो जाता है, इसके प्रोसीजर का बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो स्ट्रेसर्स कौन से हैं वो जो है हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो हमारे सेल जो है वो डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर कर दे, इस तरह मैंने बात की। और केराटिन जो है उसमें बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा चैप्टर जो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 2। अब हम आगे चलेंगे और चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।